नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की दुनिया में चल रही एक दिलचस्प हलचल पर बात करेंगे। नमस्कार। एक जाने-माने ट्रेडर और निवेशक हैं जसविंदर भल्ला। आजकल वो अपनी कुछ नई रणनीतियों को लेकर काफी चर्चा में है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, वो एक हालिया लेख से आई है, जो भल्ला के इस नए नज़रिए और बाजार में उनकी जो गतिविधियां चल रही हैं, उन पर रोशनी डालता है। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि वो बाजार की जो मौजूदा उठापटक है ना, उसको देखते हुए कुछ अलग सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि भल्ला की इन नई ट्रेडिंग तकनीकों को समझें। उनकी रणनीति में आखिर खास क्या है, और ये भी कि इसका निवेशकों, खासकर जो छोटे और मध्यम निवेशक हैं, उनके लिए क्या मायने निकल सकते हैं। सही बात है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि क्या उनके अंदाज में कुछ ऐसा है जो इस माहौल में ज्यादा कारगर हो सकता है। और ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि वो इस अस्थिरता, जो वोलेटिलिटी है आजकल, उसके बीच स्मार्ट निवेश और खास तौर पर रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल, ये आजकल के माहौल में काफी प्रासंगिक लगता है। तो शुरुआत करते हैं जसविंदर भल्ला से ही। जैसा हमने कहा, वो बाजार में एक जाना माना नाम है और हाल ही में उनकी कुछ नई रणनीतियों की घोषणा ने सबका ध्यान खींचा है। ऐसा क्या बदला है उनके अप्रोच में? देखिए, यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है। जब कोई अनुभवी और कहना चाहिए सफल निवेशक जैसे भल्ला अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाता है या कुछ नया पेश करता है, हाँ। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं होता। इसे अक्सर बाजार की जो बदलती डायनामिक्स हैं या जो आने वाले रुझान हो सकते हैं, उसका एक इशारा भी समझा जा सकता है। अच्छा, यानी बाजार खुद कुछ संकेत दे रहा है। हो सकता है, बिल्कुल। बाजार शायद खुद कुछ ऐसे संकेत दे रहा हो जिसके जवाब में ये नई रणनीतियां सामने आ रही है। अस्थिर बाजार में स्मार्ट निवेश करें और जोखिम को संभालना सीखें। हाँ, सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर इसका व्यवहार में मतलब क्या है? देखिए, उनका जोर इस बात पर है कि रोज रोज के बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। वो लंबी अवधि के निवेश पर फोकस करने की सलाह दे रहे हैं। और ये सलाह खास तौर पर तब बहुत मायने रखती है जब बाजार में अनिश्चितता ज्यादा हो। अक्सर क्या होता है, लोग डर के मारे, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं, हाँ। वो गलत समय पर अपने अच्छे निवेश बेच देते हैं। भला शायद इसी से बचने को कह रहे हैं। लेकिन लंबी अवधि का नजरिया बनाए रखना, खासकर जब आपका पैसा रोज ऊपर नीचे हो रहा हो, ये आसान तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए तो अनुशासन चाहिए और विश्वास भी। लंबी अवधि का सोचने का मतलब है कि आप किसी कंपनी के जो बुनियादी तत्व हैं, फंडामेंटल्स, जैसे उसकी मैनेजमेंट कैसी है, बिजनेस कैसा है। हाँ बिल्कुल, उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी, उसके बिजनेस की भविष्य की संभावनाएं, इन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि सिर्फ आज या कल शेयर का भाव क्या चल रहा है। अच्छा। ये चीज आपको बाजार के रोजमर्रा के शोर से बचाती है और आपके पोर्टफोलियो को एक तरह की, कह सकते हैं, स्थिरता देती है। ये सोच आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, जो भावनाओं में बहकर नहीं लिए गए होते। और इसमें ये जोखिम प्रबंधन वाली बात भी जुड़ी है ना? क्या ये लंबी अवधि की सोच का ही हिस्सा है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों जुड़े हुए हैं और बहुत जरूरी हैं। देखिए, जोखिम प्रबंधन का मतलब सिर्फ नुकसान कम करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है पहले ये समझना कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है, और फिर उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाना। इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, अपना पैसा अलग अलग तरह की संपत्ति जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना, इनमें लगाना, ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह संभल जाए। एग्जैक्टली। या फिर जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना, यानी पहले से तय कर लेना कि भई अगर कोई शेयर एक निश्चित कीमत से नीचे जाता है तो उसे बेच देंगे ताकि बड़ा नुकसान ना हो। अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा जोखिम वाले निवेशों में लगाना है, ये तय करना भी इसी का हिस्सा है। और अस्थिर बाजार में तो ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि गलतियां ज्यादा महंगी पड़ सकते हैं। सही बात है। यह आपकी लंबी अवधि के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, बिना रास्ते में बड़े गड्ढों में गिरे। समझ गई। अच्छा, अब उनकी रणनीति का एक और पहलू है जिस पर लेख में काफी जोर है और जो मुझे थोड़ा अलग भी लगा। वो है तकनीकी विश्लेषण, यानी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का संतुलित इस्तेमाल। हाँ, ये वाला पॉइंट। आमतौर पर तो लोग किसी एक तरीके की ज्यादा हिमायती होते हैं। हाँ, ये संतुलन वाली बात क्या है? ये वाकई एक दिलचस्प और कहना चाहिए बहुत व्यवहारिक नजरिए की बात है।
अक्सर निवेशकों के दो खेमे बन जाते हैं, है ना? हाँ, एक वो जो कंपनी की बैलेंस शीट, मुनाफे, कर्ज, मैनेजमेंट वगैरह मतलब फंडामेंटल्स देखकर निवेश करता है। और दूसरा वो जो शेयर की कीमत और वॉल्यूम के पुराने पैटर्न्स, चार्ट्स, इंडिकेटर्स वगैरह यानी टेक्निकल्स देख के फैसला लेता है। तो भल्ला कह रहे हैं कि दोनों को साथ लेके चलो। बिल्कुल। इसका फायदा क्या है? खासकर छोटे या मंझोले निवेशकों के लिए जिनके पास शायद बड़ी रिसर्च टीमों जैसे संसाधन नहीं होते। फायदा यह है कि अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स पर टिके रहते हैं तो हो सकता है आप एक अच्छी कंपनी तो चुन लें, पर उसे खरीदने का सही समय मतलब मार्केट एंट्री हाँ। या बेचने का सही समय यानी मार्केट एग्जिट चूक जाएं। अच्छा, टाइमिंग का इशू। हाँ, और दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स पर निर्भर रहते हैं तो आप शायद किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा दें जिसकी बुनियादी हालत ही ठीक ना हो, सिर्फ इसलिए कि चार्ट अच्छा दिख रहा था। ये भी हो सकता है। तो जब आप दोनों का संतुलन बनाते हैं तो आप एक अच्छी मजबूत कंपनी जो फंडामेंटल एनालिसिस से पता चली को सही समय पर जब टेक्निकल एनालिसिस से संकेत मिला खरीदने या बेचने का ज्यादा बेहतर फैसला ले सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या खरीदें और कब खरीदें दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। और छोटे व मध्यम निवेशकों के लिए ये इसलिए खासतौर पर फायदेमंद है क्योंकि उनके पास अक्सर महंगी रिसर्च रिपोर्ट्स या बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस टूल्स तक पहुंच नहीं होती। सही है। ये दो स्थापित तरीके हैं जिनका इस्तेमाल वो खुद भी सीख सकते हैं और ये उन्हें एक ज्यादा संतुलित और मजबूत आधार देते हैं अपने निवेश निर्णय लेने के लिए। ये उन्हें बाजार की पूरी तस्वीर का एक बेहतर अंदाजा देता है, सिर्फ एक हिस्से का नहीं। ये उन्हें बड़े खिलाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सशक्त बनाता है, एक सूचित अनुमान मतलब इन्फॉर्म्ड गेस लगाने में मदद करता है। ये वाकई उपयोगी लगता है। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि भल्ला आज के किन क्षेत्रों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेख में कहा गया है कि उन्होंने हाल में कुछ खास स्टॉक्स और कमोडिटीज में निवेश बढ़ाया है। हाँ, खासकर टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में। ये चुनाव अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? हाँ, ये चुनाव बहुत कुछ बताता है। देखिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर तो खैर पिछले काफी समय से निवेश का एक पसंदीदा क्षेत्र बना हुआ है। AI, क्लाउड वगैरह की वजह से। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब लहरों पर सवार होकर। लेकिन इसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी का जुड़ना दिलचस्प है। क्यों? ये दिखाता है कि भल्ला सिर्फ मौजूदा ट्रेंड्स पर ही नहीं बल्कि भविष्य की जो बड़ी जरूरतें हैं उन पर भी दाव लगा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन पर जो दुनिया भर में फोकस बढ़ रहा है, हाँ वो तो है। वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत लंबी अवधि का ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। तो ये सिर्फ अलग-अलग सेक्टर चुनना नहीं है, बल्कि शायद ये एक सोचा समझा कॉम्बिनेशन है, कुछ कनेक्शन है इनमें। ऐसा लगता तो है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल बदलाव जो टेक से आ रहा है और पर्यावरणीय जरूरतें जो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होंगी, ये दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था के अगले बड़े चरण को आकार दे सकती हैं। ये एक तरह से ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का संगम साधने की कोशिश है। अच्छा, ये सिर्फ आज के मुनाफे की बात नहीं बल्कि अगले दशक या उससे भी आगे की दुनिया कैसी होगी उसका अंदाजा लगाने की कोशिश है। ये वैश्विक आर्थिक और पर्यावरणीय रुझानों के साथ कदम मिलाने जैसा है। इसके अलावा लेख में उनकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में विशेषज्ञता का भी जिक्र है और ये भी कि इससे कई नए ट्रेडर्स प्रेरणा ले रहे हैं। डेरिवेटिव्स तो काफी जटिल माने जाते हैं। हाँ, डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये निश्चित रूप से एक एडवांस्ड और जटिल विषय हैं। इनकी कीमत किसी और चीज पर निर्भर करती है ना? बिल्कुल, जैसे स्टॉक, सोना या करेंसी की कीमत पर। इनका इस्तेमाल हेजिंग यानी जोखिम कम करने के लिए भी होता है और सट्टेबाजी यानी स्पेक्युलेशन से मुनाफा कमाने के लिए भी। भल्ला की इसमें विशेषज्ञता खासतौर पर मौजूदा अस्थिर माहौल में बहुत प्रासंगिक हो जाती है। वो कैसे? मतलब अस्थिरता में डेरिवेटिव्स कैसे मदद करते हैं? देखिए, अस्थिर बाजार में अचानक बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। डेरिवेटिव्स का सही इस्तेमाल करके भल्ला जैसे अनुभवी ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो को इन अचानक झटकों से बचा सकते हैं। ये उनकी लंबी अवधि के निवेश को सुरक्षित रखने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर वो अपने स्टॉक होल्डिंग्स के विपरीत दिशा में ऑप्शंस खरीदकर उन्हें गिरावट से बचा सकते हैं। इसे हेजिंग कहते हैं। तो ये सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है बल्कि उनके पोर्टफोलियो के जोखिम को मैनेज करने का एक परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड तरीका भी है और ये उनकी लंबी अवधि के निवेश वाली मूल रणनीति से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का ही एक एडवांस टूल हुआ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये बात जोर देकर कहनी होगी कि डेरिवेटिव्स में जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये तो सुना है। इनमें पैसा बहुत तेजी से बन भी सकता है और डूब भी सकता है।
इसलिए भल्ला की विशेषज्ञता प्रेरणादायक जरूर हो सकती है, लेकिन नए ट्रेडर्स को इसमें कूदने से पहले बहुत अच्छी तरह समझ और तैयारी करनी चाहिए। मतलब आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए नहीं है और बिना पूरी जानकारी के इसमें हाथ डालना खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं भल्ला की भविष्य की योजनाओं की। लेख बताता है कि वो सोशल मीडिया और सेमिनार के जरिए अपनी ट्रेडिंग टिप्स और बाजार की समझ आम निवेशकों के साथ साझा करने की योजना बना रहे हैं। उनके फॉलोअर्स इसका इंतजार भी कर रहे हैं। ये आजकल हम काफी देख रहे हैं, जैसे कहते हैं वित्तीय ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। हाँ, कई अनुभवी लोग अब अपना ज्ञान और अनुभव खुलकर साझा कर रहे हैं। इसके फायदे तो साफ हैं। आम निवेशक ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, शायद बेहतर फैसले ले पाएं। और कुल मिलाकर वित्तीय साक्षरता बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये उन्हें सशक्त महसूस करा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ जानकारी मिलना ही काफी है, या इसमें कुछ खतरे भी छिपे हो सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग सोशल मीडिया या सेमिनार में मिली जो सामान्य जानकारी होती है ना, हाँ, उसे व्यक्तिगत वित्तीय सलाह समझ बैठें। देखिए, हर किसी की आर्थिक स्थिति, जोखिम सहने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्य अलग अलग होते हैं। सही बात है। तो जो रणनीति भल्ला के लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी उतनी ही सही हो। इसलिए ये जानकारी उपयोगी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से मिलने वाली व्यक्तिगत सलाह का विकल्प नहीं है। और जानकारी की क्वालिटी का भी सवाल उठता होगा, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत? बिल्कुल, इंटरनेट पर तो हर तरह की जानकारी उपलब्ध है, सही भी और गलत भी। ये जरूरी है कि निवेशक जानकारी के स्रोत की विश्वसनीयता को जांचें। क्या जानकारी देने वाला वाकई योग्य है? क्या उनके दावे तथ्यों पर आधारित हैं? सिर्फ इसलिए कि किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जरूरी नहीं कि उनकी सलाह हमेशा अच्छी ही हो। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, और एक और बात, इस तरह ज्ञान साझा होने से क्या बाजार ज्यादा कुशल मतलब एफिशिएंट बनता है, या फिर ये झुंड मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी को बढ़ावा देता है? ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा वो अनिवार्य नोट भी है जिसका जिक्र लेख में था और जिसे हमें भी दोहराना चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी नोट है। वो याद दिलाता है कि ट्रेडिंग और निवेश में हमेशा जोखिम रहता है, आप अपना पैसा गंवा भी सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना और जरूरत पड़े तो किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं या जो भल्ला शायद साझा करने वाले हैं, वो सब जानकारी के लिए है। इसे सीधे सीधे निवेश की सिफारिश नहीं मानना चाहिए। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, जसविंदर भल्ला की नई रणनीति लंबी अवधि के निवेश पर केंद्रित है, खासकर मौजूदा अस्थिर माहौल में। हाँ, वो जोखिम प्रबंधन पर बहुत जोर दे रहे हैं। उनकी एक खास बात तकनीकी और फंडामेंटल विश्लेषण का संतुलित इस्तेमाल है। बिल्कुल। और वो टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। साथ ही वो अपना ज्ञान भी दूसरों के साथ बांटने की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। और इन सब बातों को समझने का फायदा सिर्फ निवेशकों के लिए ही नहीं है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि बाजार के जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, वो मौजूदा हालात को कैसे देख रहे हैं। हाँ, उनका पर्सपेक्टिव मिलता है। हाँ, वो किन ट्रेंड्स पर नजर रख रहे हैं और वो कैसे सोचते हैं। ये हमें व्यापक आर्थिक तस्वीर और अलग अलग सेक्टर्स की संभावनाओं को समझने में भी मदद करता है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? मतलब ये कि ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो सीधे निवेश नहीं भी करते हैं। उन्हें भी अपने आसपास के वित्तीय दुनिया की बेहतर समझ मिलती है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। जब जसविंदर भल्ला जैसे विशेषज्ञ अपना ज्ञान और रणनीतियां सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं, तो इसका आम निवेशक के सशक्तिकरण पर और पूरे बाजार की चाल पर आखिर क्या असर पड़ता है? क्या इससे वाकई जानकारी सब तक पहुंचती है और छोटे निवेशक ज्यादा सूचित फैसले ले पाते हैं, या फिर ये एक जोखिम भी पैदा करता है कि लोग आधी अधूरी जानकारी के आधार पर विशेषज्ञ सलाह की नकल करने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा जोखिम उठा लें? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार करने लायक है।